हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे वैद्युत बल तथा कूलाम का नियम। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि वैद्युत बल क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है और इस आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत बलों से संबंधित कूलाम का नियम क्या है वह भी अपन देखते हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशित वस्तु या आवेशों के बीच में वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए वैद्युत बलों का परिमाणात्मक अध्ययन ऐंठन तुलना प्रयोग द्वारा कर तथा प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम दिया जिसे अपन कहते हैं कूलाम का नियम। अब अपन देखते हैं कूलाम के नियम का कथन क्या है ना। कथन यानी स्टेटमेंट। ठीक है, तो कूलाम के नियम का कथन क्या है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। माना दो आवेश Q1 व Q2 स्मॉल r दूरी पर है तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का नियम क्या कह रहा है कि वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती होता है Q1 गुणा Q2। ठीक है, इसके बाद फिर वो बोल रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। और इन दोनों को अपन एक साथ लिख दें तो F समानुपाती Q1 गुणा Q2/r²। अब जैसे ही यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के Q1 गुणा Q2/r², जहाँ के विद्युत बल नियतांक है। चूंकि के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε। तो यहाँ से जैसे अपन मान रखेंगे तो F इक्वल टू अपने पास हो जाएगा Q1 गुणा Q2/4πε इंटू r²। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन जो है इसको अपन बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है ε0 εr। यहाँ पे ε0 को बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और εr है माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो अपने पास कूलाम के नियम का ये है। ठीक है, अब यहाँ से ये पता चलता है कि F समानुपाती है किस व्युत्क्रमानुपाती किसके एप्सिलॉन के, यानी और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता, यानी अपन यहाँ से कह सकते हैं कि बल माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन एप्सिलॉन का मान रख के अगर बल का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 गुणा Q2/r²। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक बात का ध्यान देना कि वायु या निर्वात के लिए εr का मान होता है 1। वायु या निर्वात के लिए εr इक्वल टू 1, तो अपने पास F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 गुणा Q2/r²। ठीक है, और ध्यान रखना वायु या निर्वात के लिए 1/4πε को लिख देंगे k, तो 1/4πε0 इक्वल टू हो जाएगा k, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, यह है इसका मान MKS पद्धति में। अगर CGS पद्धति में लिखे तो 1 हो जाएगा डाइन सेमी स्क्वायर अपॉन ESU का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो ध्यान रखना अभी अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू के Q1 Q2/r², इससे अपन सिर्फ बल की मात्रा निकाल सकते हैं, बल की दिशा नहीं बता सकते। तो फिर इसके लिए अपन बात करेंगे
कूलाम के नियम का सदिश रूप, जिससे कि अपन बल के साथ साथ दिशा भी बता सके। इसके लिए माना समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में स्मॉल r दूरी पर स्थित है तथा Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल F1 मान लिया और Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल F2 मान लिया। तो अपन ने माना एक आवेश Q1 यहाँ पर है और दूसरा आवेश Q2 यहाँ पर है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो अपन ने मान ली स्मॉल r है। वो कितनी स्मॉल r, ठीक है। अब Q1 और Q2 दोनों अगर समान प्रकृति के हैं तो Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो लगेगा इस तरफ प्रतिकर्षण बल, इसको नाम दिया अपन ने F1 और इसके ऊपर लगाते हैं सदिश, ठीक है। और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो लगेगा इस तरफ, इसको नाम दे दिया F2 और इसको ये सदिश, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि बलों को इस तरफ या इस तरफ कहने की बजाय अपन क्या करेंगे, इस तरफ एक एकांक सदिश लेंगे आर कैप और वो एकांक सदिश इधर हो जाएगा माइनस आर कैप। तो अब अपन ये कहेंगे कि F1 आर कैप की दिशा में है और F2 माइनस आर कैप की दिशा में है, ठीक है। तो यहां पर अब अपन क्या करेंगे कि F1 सदिश अगर अपन निकालना चाहें तो बल तो निकाल सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और करना क्या है अपन को कि सिर्फ इसकी दिशा बतानी। तो F1 सदिश किस दिशा में, आर कैप की दिशा में, ये आर कैप समीकरण नंबर 1, ठीक है। और F2 सदिश जब अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और दिशा दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आर कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे हल करें तो F2 सदिश इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और ये आर कैप, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 कूलाम के नियम का सदिश रूप है। तो स्टूडेंट्स अभी अपन ने देखा कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि अगर अपन समीकरण 1 और 2 की बात करें तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, है ना, यहाँ पे अगर अपन देखें, देखो यहाँ पे F1 इक्वल टू है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन को मिल रहा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो इस पूरे की जगह में यहाँ चूंकि ये दोनों इक्वल है तो क्या रख सकते हैं अपन F1, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं F2 सदिश इज इक्वल टू माइनस F1 सदिश, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला आपको याद है, आपने देखा होगा, है ना, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात अपन ये कहें कि विद्युत बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना करते हैं, ठीक है। इस सदिश नियम से अपन कुछ बातें और देख सकते हैं ना, कूलाम का सदिश रूप जो है इससे अपन कुछ बातें और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बल लग रहे हैं, है ना, चूंकि दोनों आवेशों की प्रकृति समान थी तो क्या हो रहा था कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है लेकिन दोनों पर ही केंद्र से दूर, इधर भी इसके केंद्र से दूर लग रहा है। अगर यहाँ पर अपन फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लें कि एक आवेश ये और दूसरा आवेश ये, ठीक है, अगर ये Q है, Q1 है और ये माइनस Q2 है, प्रकृति अगर ऑपोजिट ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता कि इस पर जो बल लगता इसके कारण वो लगता इस डायरेक्शन में और इस पर जो बल लगता वो इस डायरेक्शन में लगता, ठीक है। तो चाहे अपन ये कंडीशन ले लें या फिर ये कंडीशन ले लें, दोनों ही कंडीशनों में बल केंद्रों के समीप लग रहा है या केंद्रों से दूर लग रहा है, यानी वैद्युत बल जो है वो कौन सा बल है, केंद्रीय बल। अब अपन बात करें कूलाम के नियम का महत्व। तो कूलाम के नियम का महत्व अपन इस तरह से समझा सकते हैं कि कूलाम के नियम के सदिश रूप से अपन को पहली बात तो पता चलती है कि वैद्युत बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना करते हैं, और दूसरा पता चलता है कि वैद्युत बल केंद्रीय बल है, ठीक है। दूसरा इसका महत्व है कि कूलाम के नियम का स्थिर विद्युतिकी में वही महत्व है जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में है। अब अपन बात करेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। तो ध्यान रखना, इस नियम की सहायता से अपन किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में विद्युत बल तो ज्ञात कर सकते हैं, परंतु आवेशों की निकाय द्वारा किसी एक बिंदु आवेश पर इस बल की गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अगला टॉपिक है अनेक आवेशों के कारण विद्युत बल, या फिर अपन कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कि बहुत से आवेश के कारण किसी एक आवेश पर बल क्या लगेगा। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था कूलाम के नियम की जो सीमा थी, उसमें पढ़ा है कि कूलाम के नियम के द्वारा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में बल तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, परंतु किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य कई आवेशों के कारण विद्युत बल की गणना कूलाम के नियम से नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए अपन उपयोग करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करने वाला विद्युत बल उनके निकट अन्य बिंदु आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। यानी अपन ये कहते हैं कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो तीसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगा। ठीक है, अब इसका अध्यारोपण सिद्धांत का कथन क्या है वो कथन अपन देख लेते हैं। कथन, ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से उस बिंदु आवेश पर कार्यरत विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अपन बात करें कि माना Q1, Q2, Q3 Qn आवेशों के कारण Q0 आवेश पर जो परिणामी बल है उसकी अपन को क्या करनी है, गणना करनी है। Q1, Q2, Q3, Qn आवेश इस प्रकार से रखे हुए हैं, इनके कारण इस Q0 पर टोटल परिणामी बल कितना लगेगा उसकी अपन को क्या करनी है, गणना। तो यहां से मैं बात करूं कि Q1 से Q0 की जो दूरी है वो मैंने मान ली R1 सदिश, इसी प्रकार Q2 की Q0 से R2 सदिश, Q3 की Q0 से R3 सदिश और Qn की Q0 से Rn सदिश दूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं कि सभी आवेश एक ही प्रकृति के हैं। ठीक है, तो जैसे Q1 अगर Q0 पे बल लगाएगा तो इसी रेखा का अनुदिश प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको नाम दे दे F1 सदिश। Q2 जो लगाएगा इसी रेखा का अनुदिश, इसको नाम दे दे F2 सदिश। Q3 जो लगाएगा वो इसी रेखा का अनुदिश आगे F3 सदिश, और Qn जो लगाएगा वो इस तरह से लगा देगा Fn सदिश। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक आवेश के कारण है या दो के कारण तो अपन दिशा बता भी दें, लेकिन बहुत सारा आवेशों के कारण अलग अलग बलों की दिशा बताना कुछ कठिन होता है। तो इसके लिए अपन क्या करें, एकांक सदिशों का यूज करेंगे। तो इसका इस दिशा में ले लिया R1 कैप, ये R2 कैप, ये R3 कैप और ये Rn कैप। इससे क्या है कि जैसे अपन से पूछा कि भाई F3 की दिशा क्या है, तो अपन बोल देंगे R3 कैप की दिशा में, तो अपन पहचान जाएंगे कि F3 बल किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसी प्रकार अपन से पूछा कि F1 की दिशा क्या है, तो अपन बोल देंगे R1 कैप की दिशा में, तो अपन पहचान लेंगे कि F1 किस दिशा में लग रहा है। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो क्या बोल रहा है अध्यारोपण सिद्धांत की इन सभी के कारण परिणामी बल जो रहेगा इनके द्वारा अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी Q1 के कारण Q0 पर बल प्लस Q2 के कारण Q0 पर बल प्लस Q3 के कारण Q0 पर बल प्लस Qn के कारण Q0 पर बल। यानी अपन ये कहते हैं कि F सदिश जो होगा वो होगा F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस डॉट 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 प्लस Fn सदिश। इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूं, F1 सदिश F2 सदिश F3 सदिश इन सभी के मान निकालता जाऊं और इसमें मान रख देंगे तो अपने पास आ जाएगा परिणामी बल। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले F1 सदिश। F1 सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर, और R1 कैप की दिशा में है। ठीक है, F2 सदिश K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो F3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब अपन क्या निकालेंगे, Fn सदिश क्या हो जाएगा, K Qn Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn कैप। इसको पूरी को अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, या फिर अपन ये कहते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, तो जैसे ही अपन
F1 F2 डॉट 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 Fn के मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो अपन को ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो कॉमन यानी जो सभी में सेम है, तो K भी सेम है और Q0 भी सेम है। तो अपन क्या करेंगे, Q0 अपन ने कॉमन लिया तो अपने पास क्या बचता जाएगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 के प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 के प्लस डॉट 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 प्लस के Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn के। ठीक है, अब ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 3, ये अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर परिणामी बल को दर्शाती है। ठीक है, इसे अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 और समीकरण 4, Q0 पर Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn के कारण परिणामी बल हैं। ठीक है।